हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, जैसे आपको पता है ये एक रिजिड बॉडी है, जैसे मान लो इस तरीके से, ठीक है। और ये इस वाई एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया और ये है हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। जैसे हम इसमें कहें कि आपको किस तरीके से आप समझ सकते हो, देखो जैसे ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक। और ये है बॉडी इस तरीके से, ठीक है। और ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ रोटेट कर रही है इसके चारों तरफ, समझ रहे हो, इस तरीके से है ये, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ये m1 हो गया आपका, ये m2 हो गया, ये m3 हो गया, इस तरीके से अप टू mn मास डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है हमने इसमें, ठीक है। समझ रहे हो, ये एक्सिस हो गया y और इसके अलोंग ये घूम रही है इस तरीके से, ठीक है। तो इस एक्सिस के अलोंग इनके डिस्टेंसेस होंगे, ये सब आपको सारी कहानी पता है। जैसे हम बात करें, ये हमारा m1 हो गया इसमें, ठीक है। ये वाला m2 हो गया डिस्टेंस इस तरीके से अप टू ये वाला m3 हो गया, और ये करते हुए हमने ये mn तक ले आए, ठीक है। तो हमें पता है जैसे मास 1 वाला है जो ये हमारे पास, ठीक है, इसमें हम कितना डिस्टेंस कंसीडर करें, ये वाला मान लो हम ये r1 डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने m1 m2 m3 mn लिया ना, ठीक है। यहाँ पर ये सारे जितना भी मासेस हमने यहाँ पर लिए हुए हैं सारे क्या हैं, m है। मतलब यहाँ पर m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, जितने भी मासेस पड़े हुए हैं यहाँ पर सबका मास क्या है, स्मॉल m है। क्या इतनी बात क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो चाहे यहाँ 1 2 3 आप ये लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये r1 हो गया डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला हमने मान लिया पार्टिकल का r2 डिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर r1 r2 लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सबका क्या है, मास m ही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। और ये वाला क्या है आपके पास, r3 है, और ये वाला क्या हो गया आपके पास, ये वाला rn हो गया डिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात, ये सब आपको पता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं कहाँ से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस वजह से यहाँ से हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ से आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला था, कैसे निकाला था, याद है कुछ? जो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, इसके लिए हम देखो यहाँ पर लिखते हैं ये कहानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये हमारा बाय एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, ठीक है। देखो ये कहानी मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, एक्चुअल में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ये सभी का निकालते थे, ठीक है। कैसे करते थे, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, इस तरीके से करते थे। याद है कुछ या नहीं है, बताओ जरा। ऐसे ही करते थे, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन था आपका अलग अलग पार्ट पे, ठीक है, ये सारा आप क्या करो, किसी पॉइंट पे कंसीडर करो। जैसे मान लो ये हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर P पॉइंट पे, ठीक है। और इस पूरे का जो मास था वो सारा का सारा इस P पॉइंट पे हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया, समझ रहे हो। और अब इस पॉइंट की जो दूरी होगी इससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको हम K से लिखते हैं। किससे लिखते हैं हम इसको, K से लिखते हैं, याद रहेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर है क्या कहानी कि पहले क्या था, अलग अलग मास हमने लिया हुआ था, एक्चुअल जो मास डिस्ट्रीब्यूशन था उससे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। और जब हमने क्या किया, इस सारे जो भी ये रिजिड बॉडी थी हमारी, इसका सारा जो मास है हमने एक पॉइंट पे कंसिडर कर लिया, P पॉइंट पे, और उसकी दूरी देखी हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी है, K है, दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी कि ये एक तरह का डिस्टेंस ही है, समझ लो। जैसे r1 r2 r3 है ना, ये क्या है, पूरे का मास जहाँ हमने सपोज किया है उसके लिए क्या हो गया, ये रेडियस ऑफ गायरेशन K हो गया डिस्टेंस। क्लियर है। अब जो डेफिनेशन है यहाँ पर वो क्या कहती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था अलग अलग, ठीक है, उस टाइम पे जब आपने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, और अब जब आपने सारा मास एक पॉइंट P पे कंसीडर कर लिया K दूरी पे, तो मतलब क्या है, वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अब वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। समझ इतनी बात। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इंडिविजुअल वाला इक्वल होगा जब आपने एक ही ले लिया, पूरा टोटल जो मास है एक जगह कंसीडर कर लिया, उसके लिए जो इनर्शिया होगा, यानी कि वो दोनों इनर्शिया सेम होंगे। ये बात समझ में आई। जैसे हम यहाँ पर करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होगा, देखो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारे पास, m1 r1 का स्क्वायर, यहाँ m1 भी क्या है, m ही है, तो मैं यहाँ लिखूंगा m r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर, m2 भी m ही है, ऐसे ही m3 r3 का स्क्वायर, एंड अप टू कहाँ तक जाएगा, ये mn rn का स्क्वायर। लेकिन mn भी क्या है, m के इक्वल है, तो हम यहाँ पर m के आगे 1 2 3 इस तरीके से नहीं लिख रहे, क्योंकि सबका मास क्या है, m है। यही हमने यहाँ पर कंसीडर भी किया कि सपोज अ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स हैं इसके, ईच ऑफ मास कितना है, स्मॉल m है। क्लियर है, इसलिए यहाँ पर m1 r1 नहीं लिखा हमने, क्या लिखा है, m r1 लिखा है। क्लियर, इसका स्क्वायर, समझ रहे हो।
बताओ इसमें कोई दिक्कत? ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब हमने कंसीडर किया मास किस पे, टोटल जो मास है उसको हमने सपोज कर लिया एक पॉइंट पे P पे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी किसके लिखेंगे हम, बाय कंसीडर्ड होल मास, बाय कंसीडर्ड होल मास एट पॉइंट P। तो अब निकाल लो जरा। देखो नॉर्मल आपको पता है क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास इसमें हमने ले लिया टोटल कितना, m, ठीक है। टोटल मास जो है वो m है पूरी बॉडी का, तो वो हमने P पॉइंट पे कंसीडर किया, m हो गया, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, k है, दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, तो k स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जो डेफिनेशन है वो देखो क्या कहती है, जो मैंने अभी आपको बताया भी है कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। क्या है ये रेडियस ऑफ गायरेशन, डिस्टेंस है। यहीं से अगर एक कहानी आप देखो, अगर डिस्टेंस है तो ये मेजर्ड किस में होगा, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इट इज़ मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर में हो सकता है ये, ठीक है। और इसके डायमेंशंस बता दो जरा। अगर ये डिस्टेंस है एक, तो डायमेंशंस में क्या होगा, डिस्टेंस के लिए तो L ही आता है, तो L होंगे, यानी कि m 0 इसमें और T भी 0 है और L 1 है, ठीक है। तो ये डायमेंशंस बन के याद रखना, रेडियस ऑफ गायरेशन के पूछ सकता है आपसे डायमेंशन कभी। तो डेफिनेशन क्या है इसकी कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, वेयर इफ होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। कहाँ पर, जहाँ पर हमने पॉइंट माना है कौन सा, जहाँ पर सारा मास कंसंट्रेटेड है पूरी बॉडी का, ठीक है, वो ये डिस्टेंस होगा। क्लियर? जो पॉइंट आपने कहाँ माना है, पूरी बॉडी का जो मास है जहाँ कंसंट्रेटेड है, उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो क्या है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है। आगे क्या कहता है, एंड द बॉडी शैल हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो बॉडी का जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे वो सेम होगा एज दैट ऑफ द एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो इंडिविजुअल का जब हम निकालते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो जो आता है, और जब हम एक पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं पूरे मास को, ठीक है, तब जो इनर्शिया आ रहा है वो क्या है, इक्वली होता है। ये एक मतलब है इसका, ठीक है। तो यानी कि अगर आप पूरे मास को किसी पॉइंट पे कंसीडर कर लो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो डायरेक्ट, तो ईजी आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो सेम ही होगा जो कि आपका इंडिविजुअल वाला होता है। तो यहाँ हमें क्या निकालना है एक्चुअल में, रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ हमें k की वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हो। इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये हो गया m इंटू में k स्क्वायर, लेकिन हमें ये k की वैल्यू चाहिए कि ये k पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी दूरी पे, मतलब p पॉइंट जो है हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी दूरी पे, समझ रहे हो। यानी कि वो k से पता चलेगा हमें, तो k हमें निकालना बिकॉज इट इज़ द डिस्टेंस, दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ जरा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, देखो एज पर डेफिनेशन उसने बोल ही दिया आपको कि द बॉडी शैल हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज द एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो इनर्शिया इसका है वही वाला जो इनर्शिया है आपका एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वही किसका होगा, जो होल मास आपने कंसीडर किया है वहाँ इनर्शिया होगा। तो यानी कि एज पर डेफिनेशन ये दोनों इक्वेशन इक्वल होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, कैसे लिखोगे बताओ जरा, एज पर डेफिनेशन इक्वेट 1 एंड 2 को इक्वेट कर दो। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल ही है, तो ऑब्वियसली बात है राइट हैंड साइड इसकी इक्वल होगी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, पहले ये लिख लेता हूँ इधर mk स्क्वायर इक्वल टू में दिस, ये इसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज mr1 का स्क्वायर प्लस mr2 का स्क्वायर प्लस में mr3 का स्क्वायर एंड अप टू mrn का स्क्वायर। कितनी बात क्लियर है। यहाँ से आप क्या करो, देखो m कॉमन लो तो क्या बनेगा आपके पास, r1 स्क्वायर प्लस में r2 स्क्वायर प्लस में r3 का स्क्वायर एंड अप टू rn का स्क्वायर। m कॉमन ले लिया आपने क्योंकि, ठीक है। अब ध्यान रखना ये है पूरी बॉडी का मास m और ये है एक पार्टिकल का मास m। तो कितने पार्टिकल्स आपने कंसीडर किए थे, n पार्टिकल्स। तो जो टोटल मास होगा यहाँ अगर हम निकाल लें यहाँ पर टोटल मास m, वो किसके इक्वल हो जाएगा, n पार्टिकल है ना, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो 5 पार्टिकल हैं, ठीक है, तो n हो गया 5 और ईच मास जो है वो कितना है, छोटे वाला 10 kg का है। तो टोटल मास कैसे निकाल दोगे जल्दी से बताओ। नहीं तो आप क्या करोगे, अगर 5 है तो आप क्या करोगे, 10 को 5 टाइम्स ऐड कर दोगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस ऐसे करते हुए 50 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट भी तो कर सकते हो, m इंटू एन करके 10 इंटू में 5, तो ये 50 हो गया। क्योंकि ये क्यों कह रहा हूँ मैं, n ज़्यादा भी तो हो सकते हैं पार्टिकल। मान लो यहाँ कितने आ गए, 25 आ गए, n पार्टिकल 25 है और यहाँ वैल्यू m की थोड़ी मुश्किल हो जाती, 15 हो जाती, तो फिर कैसे करते, ये थोड़ी 15 को 25 बार लिखते आप और ऐड करते, तो आप क्या करते उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते 15 को 25 से, समझ रहे हो। ऐसे ही हमने यहाँ पर किया, अगर 5 पार्टिकल्स हैं और 10 जो kg मास है सभी का, ठीक है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं टोटल मास, ठीक है। तो यानी कि ये m इंटू एन करके हमारा टोटल m आ सकता है। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है यहाँ पर या नहीं, बताओ ज़रा।
क्लियर। तो ये चीज़ हम यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो हम क्या करें, यहाँ पर m के साथ n को मल्टीप्लाई करें, लेकिन साथ में डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे खुद से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते कुछ, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो n से अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो n से डिवाइड भी किया हमने नीचे, समझ रहे हो। और यहाँ पर ये r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर प्लस में r3 का स्क्वायर, तो ये साथ में आपका ये चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो m इंटू एन क्या था हमारा, कैपिटल M था, तो इसको कैपिटल M लिख लिया, नीचे स्मॉल n हो गया, ठीक है। ये ऐसे ही चलेगा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस में r3 का स्क्वायर अप टू में rn का स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या आ रहा था, ये m के स्क्वायर आ रहा था, ठीक है ना, तो m से m कैंसिल हो गया, समझ रहे हो। तो यहाँ से जो k स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, देखो r1 का स्क्वायर प्लस में r2 स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर अप टू में rn का स्क्वायर, और नीचे क्या है, ये n आ गया। तो एक तरह से ये डिस्टेंस के स्क्वायर करके एवरेज आ रही है ना, एवरेज ही हो गया ना, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो नीचे n आ रहा है। मान लो अगर 4 पार्टिकल होते तो कैसे आता, r1 का स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 का स्क्वायर प्लस r4 का स्क्वायर, नीचे आता 4, यही होता अभी। लेकिन यहाँ k स्क्वायर है, k की वैल्यू कैसे आएगी आपको पता है, स्क्वायर हटता है तो इधर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर अप टू rn का स्क्वायर, एंड अपॉन में क्या है, ये n है। इस पूरे का क्या है, ये स्क्वायर रूट है। क्या इतनी बात क्लियर है। तो ये जो वैल्यू आई है ना आपके पास, ये वाली k की, ये क्या है, हमारी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का तरीका है। कैसे, अगर आपको यहाँ से डिस्टेंसेस पता हैं, सभी के अगर आपके डिस्टेंसेस पता हैं तो आप k निकाल सकते हो। क्या करो, जैसे मान लो पहले का r1 है 2 सेंटीमीटर पे है, मान लो r2 3 सेंटीमीटर पे है, r3 मान लो 5 सेंटीमीटर पे है, इस तरीके से है, ठीक है। मान लो 3 का ही लिया हमने, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे रेडियस ऑफ गायरेशन, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन में कितने पार्टिकल हैं, टोटल 3 हैं, और इस पूरे का स्क्वायर रूट, तो आप आंसर निकाल सकते हो, समझ रहे हो। ये तो नॉर्मल सी कहानी है। अब देखो यहाँ से अगर हम डेफिनेशन बनाए रेडियस ऑफ गायरेशन की एक और, देखो ये दिखाई नहीं दे रहा शायद आपको, ये देखो अब दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है। तो अब देखो जरा यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ भी समझ में आई आपके, ठीक है, जो मैंने आपको बताई। रेडियस ऑफ गायरेशन की यहाँ से एक डेफिनेशन बन जाएगी, क्या, ये तो आपको साफ पता चल रहा है कि अगर ये के स्क्वायर को अगर आप देखो तो ये क्या है, कुछ एवरेज का फॉर्मूला लग रहा है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला ऐसा ही होता है। तो एवरेज को याद रखना, मीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीन को भी एवरेज बोलते हैं या एवरेज को भी मीन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, रेडियस ऑफ गायरेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रूट ये डला हुआ है, देख लो, रूट मीन मतलब ये एवरेज है, एंड स्क्वायर डिस्टेंसेस का क्या है, स्क्वायर है, ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ रहे हो कहाँ से डिस्टेंसेस हैं पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी के, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उनका क्या हो रखा है, देख लो, रूट मीन स्क्वायर यही होता है, रूट मीन निकला है एवरेज और स्क्वायर कर रखा है डिस्टेंसेस का। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद देखो क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन किस पे डिपेंड करता है, तो देखो शेप और साइज पे। देखो ऑब्वियस सी बात है, एक है मान लो डिस्क, ठीक है, इसके लिए के अलग होगा, और एक है क्या है, स्फीयर है मान लो, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होगा, अलग होगा। ये तो समझते हो ना, डिस्क स्फीयर ये सब शेप्स अलग हैं, तो उनके लिए के अलग होगा। पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑब्वियस ही बात है, ये इसके लिए भी के अलग हो जाएगा। देखो ना, ये पॉइंट था हमारा, जैसे मान लो, ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर वाई था तो ये वाला के बना, लेकिन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स जाता तो यहाँ से जाता ना, ये वाला डिस्टेंस होता, समझ रहे, तो उस पर भी के डिपेंड करता है। मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली होता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करेगा। देखो अगर हमारा r1 r2 r3 rn इसके अकॉर्डिंग है मान लो, ठीक है, तो के आएगा कुछ, ठीक है। अब मान लो ये r1 r2 r3 rn ये सब चेंज हो जाए, समझ रहे हो ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, कोई और कॉन्फ़िगरेशन है मान लो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फिर के अलग नहीं आ जाएगा। तो उस पर भी तो डिपेंड करता है ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मास कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर अलग है, अब दूसरा स्ट्रक्चर लिया हमने जिसमें m1 अलग दूरी पे, m2 अलग है, m3 अलग, इस तरीके से, समझ रहे हो बात। तो उसके लिए फिर r1 r2 r3 अलग होंगे, तो आंसर्स अलग आएंगे के। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। तो समझ में आया रेडियस ऑफ गायरेशन, सिंपल सी कहानी क्या थी इसमें, कि जब आप इंडिविजुअल जो एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन है एक तरह से अगर आप कहें, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालते हो, ठीक है, और अगर आप सारा मास बॉडी का एक पॉइंट पे कंसीडर कर लो, ठीक है, और जो डिस्टेंस होता है इसका वो क्या है, के है, वही रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। लेकिन इसमें जो कहानी क्या है कि जो आप रेडियस ऑफ गायरेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो वही इक्वल किसके होता है, एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो। समझ रहे हो इतनी बात, यानी कि पूरा का पूरा मास जहाँ आपने कंसंट्रेट किया है उससे आप जब निकालते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहाँ पर दूरी आपने के ली है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन का इंडिविजुअल वाला करके, वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो इससे हमने क्या किया इस वाली कहानी से, कि ये चीज़ हमें पता चल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है इन दोनों पार्ट का, तो इनको हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से क्या हुआ, हमारा के निकालने का फॉर्मूला निकल गया, कि ये के कैसे निकालेंगे, क्या पॉइंट होगा ये। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ,
समझ में आई कहानी? ठीक है, तो ये था आपके पास रेडियस ऑफ गायरेशन। कर लोगे इसको। नेक्स्ट में हम करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, थैंक यू।